प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो समाज जो है, जो जितनी भी आपकी यूपी की परीक्षाएं होती हैं, राज्य लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें सभी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। समाज से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, यानी कि 2 नंबर पक्के हैं। आज मैं आपको समाज इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक क्लास 10-15 मिनट की एक क्लास होगी, उस क्लास में मैं आपको समाज का पूरा खेल खत्म कर दूंगा। 2-3 नंबर आपके पक्के बिल्कुल करके दूंगा, केवल लास्ट तक मेरी क्लास को देखना। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम समाज। देखिए, सबसे पहले देखें परिभाषा समाज की। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर, क्या कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर से देखें, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन क्लियर हुई। अब देखें, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। समास के भेद, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय बच्चों देखें, हम समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर का समास है आपका कर्मधारय समास। ठीक, पहला है आपका कर्मधारय समास, दूसरा है आपका द्विगु समास, तीसरे नंबर का है आपका बहुब्रीहि समास, चौथे नंबर का है आपका द्वंद्व समास, और लास्ट और अंतिम नंबर का है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है बच्चों, कौन सा है, अव्ययीभाव समास। इसमें एक समास और है आपका 6वें नंबर का, बहुत ही कम होता है, वो है कौन सा, आपका तत्पुरुष समास। कौन सा है आपका, तत्पुरुष समास। इस प्रकार हमारे समास कितने हुए, 6 प्रकार के समास में आज आपको बताने वाला हूं। कर्मधारय, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, और आपका लास्ट कौन सा है, तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, इन 6 समासों को हम बारी बारी से बड़े ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो बच्चों हमारा पहला समास है कर्मधारय समास। ठीक है, पहले नंबर का है आपका कर्मधारय समास। इसकी डेफिनेशन देखें, इसका पूर्व पद विशेषण क्या होता है, इसका जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है, और जो दूसरा पद होता है वह क्या होता है, विशेष होता है। कहने का मतलब है प्रत्येक समास में, हर समास में 2 पद होते हैं। इस समास का जो पहला पद होता है वह आपका विशेषण होता है, और जो दूसरा पद होता है वह आपका विशेष होता है। देखिए एग्जाम्पल तब समझ में आएगी आपके। नंबर 1, काला सांप। ठीक है बच्चों, पहला एग्जाम्पल है आपका काला सांप, यानी कि 2 पद है यहाँ पर, पहला पद काला और दूसरा है आपका सांप। 2 पद है, तो डेफिनेशन कह रहा है इसका पूर्व पद विशेषण, यानी कि पहला पद क्या है आपका विशेषण, और दूसरा पद क्या है विशेष, यानी इस सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप कैसा है, काला है। जहां भी आपको ऐसे उदाहरण मिले कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, कर्मधारय समास के नाम से जान लेंगे। ठीक, इस सांप की विशेषता क्या बता रहा है कि सांप कैसा है आपका, काला है। तो सांप आपका विशेष है और काला आपका क्या है, विशेषण है। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, काला है जो सांप। काला है जो सांप। दूसरा एग्जांपल है आपका नील गगन। नील गगन, नील गगन में देखिए बच्चे, इसमें 2 पद है आपके, पहला पद और दूसरा पद। ठीक, पहला पद आपका क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद होता है विशेष, यानी कि नील गगन, नीला है जो गगन। गगन यानी आसमान की विशेषता बता रहा है कि आसमान कैसा है, तो आसमान प्रिय बच्चों कैसा है, नीला है। ठीक है, गगन की विशेषता बता रहा है कैसा है, नीला, तो यह विशेष होगा और यह क्या होगा, आपका विशेषण हो जाएगा। इसका विच्छेद होगा नीला है जो गगन। तीसरा एग्जाम्पल देखें बच्चों,
तीसरा एग्जाम्पल है आपका महात्मा। महान है जो आत्मा। ठीक, इसमें भी देखो बच्चों दो पद हैं आपके, पहला पद महान और दूसरा पद है आत्मा। तो आत्मा की विशेषता बता रहा है कि आत्मा कैसे आपकी महान है। ठीक है बच्चों, आई होप यू, मुझे आशा है कि आपको यह कर्मधारय जो समास है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा दूसरा समास है दीर्घु समास। दूसरा कौन सा है आपका? दीर्घु समास। इस समास में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले इसकी देखें हम डेफिनेशन। दीर्घु समास की डेफिनेशन है इस समास का, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। क्या परिभाषा है इसकी? इसका जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है, यानी संख्या होती है, और दूसरा जो पद होता है वह क्या होता है आपका? प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक समास में जितने भी उदाहरण होंगे उनके दो पद होंगे। ठीक है, इसके भी दो पद हैं। इसका जो पहला पद है वह आपका संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या होगा? आपका प्रधान होगा। जैसे कि नंबर 1 चौराहा। पहला एग्जाम्पल है आपका चौराहा। ठीक है बच्चों, क्या है? चौराहा। इसमें भी दो पद हैं, देखिए, पहला चौ और दूसरा है राहा। ठीक है, चौ यानी कि चार और राह मतलब रास्ते। चौ यानी कि चार, यानी पहला पद संख्यावाची है, चौ मतलब चार, और दूसरा पद राह मतलब प्रधान है। मतलब रास्ता बता रहा है कितने रास्ते हैं आपके? चार रास्ते हैं। तो दूसरा पद तो प्रधान हो गया आपका राह, और पहला पद क्या है आपका? संख्यावाची है। 1 2 3 4 कितनी भी संख्याएं, 100 तक की संख्याएं हैं आपकी। तो चौ यानी कि चार। ठीक है, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। क्या हो जाएगा इसका? चौराहा मतलब चार राहों का समूह है। ठीक है बच्चों, चार राहों का समूह। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम इसका, तिरंगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका तिरंगा। तिर और रंगा, इसमें भी दो पद हैं आपके। तिर संख्यावाची हो जाएगा और रंगा मतलब रंग हो जाएगा, यानी पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद आपका प्रधान। ठीक है बच्चों, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? दीर्घु समास हो जाएगा। जैसे कि 3 रंगों का समाहार। तीसरा एग्जाम्पल है आपका अष्टभुज। तीसरा एग्जाम्पल है आपका अष्टभुज। इसमें भी देखिए बच्चों 3 पद हैं आपका, अष्ट और भुज, यानी कि 8 भुजाओं का समूह। ठीक, चौराहा पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। तिरंगा पहला पद संख्यावाची, दूसरा प्रधान। अष्टभुजा, अष्ट पहला संख्यावाची और भुज मतलब प्रधान, यानी कि पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान होता है। उस समास को हम किस नाम से जानते हैं? दीर्घु समास के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट समास है बच्चों हमारा बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। इसमें इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद। ठीक है,
इस समास का ना तो आपका पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं और वही तीसरा शब्द आपका प्रधान होता है, जो प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, फिर से डेफिनेशन समझें। इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वही तीसरा पद आपका प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखिए इसके हम, जैसे कि दशानन, जैसे कि दशानन, यहां देखें आप 10 और आनंद, 10 आनंद, ना तो इसमें 10 आपका प्रधान है ना ही आनंद प्रधान है, और यह दोनों शब्द मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि दशानन जिसके 10 सिर हो वह कौन है आपका रावण। 10 सिर हैं जिसके बराबर रावण। ठीक है बच्चों, इसमें ना तो आपका 10 प्रधान है ना आनंद प्रधान है, प्रधान कौन है रावण। यह दोनों शब्द मिलकर 10 और आनंद मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं और तीसरा शब्द कौन है आपका रावण, और यही आपका प्रधान है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपका पीताम्बर। ठीक, पीताम्बर, इसमें भी आपके दो पद हैं, पीत धन अंबर। पहला पद आपका पीत हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया अंबर हो गया। ठीक, ना तो इसका पीत प्रधान है ना ही अंबर प्रधान है, मतलब तीसरा शब्द हो पीत अंबर, मतलब पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी कि कौन, पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी कि श्री कृष्ण। बराबर ठीक है, इसमें पीले और अंबर, पीले और अंबर दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वह है कौन सा श्री कृष्ण, और वही आपका प्रधान है। तीसरा एग्जांपल देखिए इसका, दशानन, पीताम्बर और आपका त्रिलोचन देख लो। तीन हैं जिसके नेत्र, यानी कि शंकर जी। तीन हैं जिसके नेत्र यानी कि शंकर जी, इसके दो पद हैं त्रि और लोचन। दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द यानी कि शंकर जी की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए इसका कौन प्रधान हो जाएगा, शंकर जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका बहुब्रीहि समास। एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी हाल हमने बोला था कि जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है वह द्विगु समास होता है। इससे पहले हमने दूसरे नंबर का जो समास पढ़ा था द्विगु समास, उसमें हमने कौन सी डेफिनेशन देखी थी कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है एवं दूसरा पद आपका प्रधान होता है वह द्विगु समास कहलाता है। लेकिन इसमें भी देखें आपका पहला पद क्या है 10 यानी कि संख्यावाची, दूसरा है आनंद, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह तीसरे की ओर संकेत करता है। हमें यही समझना है दीर्घ समास और बहुब्रीहि समास में कि यदि वे दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं और वह तीसरा पद जो है वह अगर दूसरे की ओर संकेत करता है तब तो वह बहुब्रीहि समास होगा। यदि अगर तीसरे की ओर संकेत नहीं करता है तो कौन सा दीर्घ समास होता है। ठीक, यहाँ पर 10 धन आनंद
10 आना मतलब 10 आना मतलब 10 है जिसकी 10 है जिसके सिर। अब 10 सिर तो होते हैं किसी के, किसके होते हैं? रावण के होते हैं। इसलिए हमने यह क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। पीतांबर, पीत पीला है जिसका, अंबर किसके होते हैं? पीत मतलब होता है पीला, अंबर माने होते हैं वस्त्र आपके, तो पीले होते हैं जिसके वस्त्र, यानी किसके? श्री कृष्ण के। यहाँ पर त्रिलोचन, त्रि यह भी आपका किसका आपका वो है, किसका उल्टा है? यह भी आपका अब बात है आपका द्विगु समास का। त्रि मतलब पहला पर संज्ञावाची, दूसरा आपका क्या है? प्रधान है। लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि त्रिलोचन, तीन नेत्र किसके होते हैं? श्री कृष्ण के, शंकर जी के होते हैं, इसलिए यही बहुब्रीहि समास ही होगा। तो बच्चों आपका नेक्स्ट समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव। 5वें नंबर का जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद आपका क्या होता है? प्रधान होता है। हमने तुम्हें पहले बताया था कि हर समास में जितने भी समास के हम उदाहरण देखेंगे उसमें दो पद होंगे, पहला पद और दूसरा पद। इसमें भी दो पद हैं। इसका जो पहला पद है वो अव्यय होगा और दूसरा पद आपका क्या होगा? प्रधान होगा। अब क्वेश्चन यह उठता है कि अव्यय क्या कहलाता है? जो कह रहा है कि अव्यय होता है तो अव्यय क्या कहलाता है? अव्यय वे शब्द आते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वह अव्यय कहलाते हैं, और वह शब्द अगर दूसरे में लग जाएं तो उसका अर्थ भी बदल देते हैं। ठीक है, यह शब्द दूसरे शब्दों में जुड़कर अपना अर्थ बदल देते हैं। इनका निजी कोई वर्चस्व नहीं होता है, ना ही निजी इनका कोई अर्थ होता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, जैसे नंबर 1 उदाहरण है आपका यथा शक्ति। दो पद है बच्चों इसमें, यथा और शक्ति। ठीक, इसमें जो पहला पद है आपका यथा, यह अव्यय कहलाता है, और दूसरा पद आपका शक्ति जो कि प्रधान है। यथा आपका कहीं पर प्रयोग नहीं होगा, यथा का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यथा शक्ति, यथा आपका अव्यय लगा हुआ है और शक्ति आपके इसमें प्रधान है। ठीक है, इसका विच्छेद हो जाएगा आपका शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण है आपका आजीवन। ठीक, आजीवन, इसमें भी दो पद हैं आपके आ और जीवन, जिसमें आ आपका क्या है? अव्यय है, और जीवन आपका जीवन होता है जिसे हम प्रधान मानते हैं। तो आजीवन यानी कि जीवन भर। जीवन भर, आजन्म, जन्म भर। फिर बच्चों पहला पद अव्यय, दूसरा पद प्रधान। पहला पद अव्यय, दूसरा पद प्रधान। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आपका आज का अंतिम और लास्ट समास है आपका तत्पुरुष समास। जो मैंने बताया था, सबसे लास्ट में बताया था, वह समास है कौन सा? तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास की डेफिनेशन देखते हैं हम। इस समास में विभक्ति का लोप होता है। क्या कह रहा है? जो आपका तत्पुरुष समास है, इस समास में विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। कहने का तात्पर्य अर्थात इसमें विभक्ति छुपी रहती है। विभक्तियां तो आप जानते हैं, विभक्तियां कितनी हैं आपकी? 8 विभक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं आपकी विभक्तियां? कर्तानि, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, कर्तानि कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के, रा, री, रे, संबंध अधिकरण में पर। ये जो विभक्तियां होती हैं बच्चों, ये विभक्तियां जो हैं, यह जो विभक्तियां हैं यह इस समास में छुपी रहती हैं।
ठीक है बच्चों, उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। परिभाषा है, इस समास में विभक्ति का लोप होता है, यानी विभक्ति छुपी रहती है। जैसे कि जैसे आपको उदाहरण है इसमें दृष्टिहीन, नंबर 1 है कौन सी, दृष्टिहीन। ठीक, क्या है, दृष्टिहीन। इसमें भी आपके दो पद हैं, दृष्टि और हीन। इस समास में विभक्ति का लोप होता है, यानी इन दोनों पदों के बीच में विभक्ति छुपी रहती है। इसमें भी आपकी कौन सी विभक्ति हुई, दृष्टि से हीन, दृष्टिहीन यानी दृष्टि से हीन। कौन सी तरफ, कर्ण, कर्ण विभक्ति इसमें छुपी हुई है, क्योंकि इसमें से छुपा हुआ है, दृष्टि से हीन, दृष्टि से हीन। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। अगला है हमारा उदाहरण, राजपुत्र। ठीक, राजपुत्र, अगला एक उदाहरण है आपका राजपुत्र। राजपुत्र में भी एक विभक्ति का लोप है, कौन सा, राजपुत्र माने कि राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। इसमें भी आपके द्वितीय विभक्ति का लोप है, कर्म सॉरी कौन सा है, संबंध यानी कि छठवीं विभक्ति का लोप है, का की के रारी रे, यानी कि राजपुत्र राजा का पुत्र। हमने पहले बताया है, जिस समास में दोनों पदों के बीच में विभक्ति का लोप होता है वहां पर आपका कौन सा समास, तत्पुरुष समास होता है। तीसरा उदाहरण है आपका ग्रह त्याग। तीसरा आपको कौन सा है, तीसरा एग्जाम्पल है आपका ग्रह कलेश, ग्रह त्याग। तो यही एग्जाम्पल ले लो, ग्रह त्यागी, ग्रह को त्यागने वाला, ग्रह को त्यागने वाला। ठीक है बच्चों, इसमें भी आपकी को विभक्ति छुपी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस समास के दोनों पदों के बीच में विभक्ति छुपी होती है उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यह आज का हमारा टॉपिक जो निपट गया है समास। मैंने आपको 6 के 6 समास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी और इसी प्रकार आप मेरी क्लास को अटेंड करते रहेंगे। धन्यवाद।